हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्कोर मोर चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यूरोप महाद्वीप से बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी और रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे स्थित है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर्स और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं करूँगा उन सब का आप रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ की हैं। यदि आपने इजराइल वर्सेस फ़िलिस्तीन की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देखिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर इजराइल और फ़िलिस्तीन में किस बात की लड़ाई चल रही है। देखते हैं दोस्तों, आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। आज का सेशन हमारा यूरोप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं कि यूरोप है कहाँ, वर्ल्ड के नक्शे में यूरोप कहाँ है। देखिए, पूरा वर्ल्ड का नक्शा आपके सामने मैंने रखा है। इसमें ये हो गया हमारा एशिया। देखिए, ये हमारा है एशिया पूरा, और ये जो दिख रहा है ये पूरा है यूरोप। ये पूरा क्या है? यूरोप। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में इस यूरोप का छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा स्थान है। यूरोप ही अकेला ऐसा महाद्वीप है जो सघन आबादी होते हुए भी बहुत ही समृद्ध है। इसके जितने भी देश हैं, आप जब कभी कोई इंडेक्स उठा के देखिएगा, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या फिर जो भी इंडेक्स हो, उन सब में आप देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देखिएगा, तो ये जो यूरोप के देश आपको दिखेंगे वो सब टॉप पे दिखेंगे। तो इसके पीछे क्या कारण है ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अब देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, काकेशस पर्वत से यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस मिलती है। अब हमको पता होना चाहिए कि आखिर काकेशस पर्वत कहाँ है। चलते हैं अगले स्लाइड में, काकेशस पर्वत मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको काकेशस। देखिए, ये जो माउंटेन है वो काकेशस है। ये क्या करता है कि एशिया से यूरोप को अलग करता है। ठीक है, इस काकेशस पर्वतमाला से जुड़े हुए 3 देश हैं। कौन कौन से देश हैं उनका नाम मैं बता दूं। आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। तीनों देश यहीं पे पड़ते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। अभी हाल ही के दिनों में, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध भी हो गया था, और आज भी वहाँ पर तानातनी चल रही है इसी काकेशस पर्वत के आसपास का एरिया में। ठीक है, तो इसी काकेशस पर्वत में क्या है? माउंट एल्ब्रुस। देखिए, मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूं। ये जो माउंट एल्ब्रुस है, इस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इस महाद्वीप के नीदरलैंड देश में कृषि योग्य नई भूमि प्राप्त करने के लिए समुद्र को पीछे धकेला गया है। अब हमें देखना होगा कि कृषि योग्य नई भूमि नीदरलैंड में कहाँ है। सबसे पहले लोकेशन हम लोग देखेंगे, नीदरलैंड कहाँ है। देखिए दोस्तों, नीदरलैंड यहाँ है। ये आपको दिख रहा होगा नीदरलैंड का लोकेशन। मैं मार्क करके आपको दिखा दूं। इस पे क्या किया गया है कि खेती के लिए जो ज़मीन है उसको प्राप्त करने के लिए समुद्र को भर दिया गया है, समझें। और समुद्र भरने से जो एरिया बना है उसको कहा जाता है क्या? डाइक। जो समुद्र को पीछे धकेल दिया गया, वहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी गई, और उस दीवार को क्या कहते हैं हम लोग? डाइक कहते हैं दोस्तों। और इससे जो भूमि बनी उस भूमि को क्या कहते हैं? पोल्डर लैंड कहते हैं। उस भूमि को क्या कहते हैं? पोल्डर लैंड। याद रखिएगा। तो नीदरलैंड कहाँ है ये मैं आपको जूम आउट करके यहाँ पे दिखा दूँ पहले। देखिए, ये हमारा नीदरलैंड, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। राजधानी आप लोग याद रखते जाइएगा, किस राज्य की, किस देश की कौन सी राजधानी है। अगला पॉइंट है, सोग्ने फ्योर्ड विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड है। ये फ्योर्ड कहाँ है? नॉर्वे में है। देखिए, नॉर्वे यहाँ पे है। ये पूरा देश जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा नॉर्वे है। यहाँ पे है एक फ्योर्ड। देखिए, ये जो ट्रांसहिम फ्योर्ड है, इस तरह से एक सोग्ने फ्योर्ड है जो यहाँ का सबसे बड़ा फ्योर्ड है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि फ्योर्ड किसको कहते हैं। फिनलैंड में हिमोडो के जल जमाव से 50,000 झीलें निर्मित हुई हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का भी देश कहते हैं। देखिए, ये जो फिनलैंड है इसको झीलों का देश कहते हैं। इसमें बहुत सारी झीलें हैं। तो ये प्रिसाइज में यदि आपको जूम करके दिखाऊं, देखिए ये जितना पानी का क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू सा खाली सा, ये पूरा क्या है? झील है। इसलिए इसको झीलों का देश कहते हैं। झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। ये झीलें कैसे बनी है? तो हिमोडो के जल जमाव से ये झीलें बन गई है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क मिलकर स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहे जाते हैं। देखिए कौन कौन से देश हैं स्कैंडिनेविया में, कौन कौन से देश हैं? तो वो है हमारे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इसका लोकेशन मैं दिखा दूं। देखिए, ये आपका हो गया नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ये हो गया फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी आप लोग हमें कमेंट करेंगे, डेनमार्क ये है, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है,
तो ये चारों देश मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री। क्यों स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहलाते हैं? इसके पीछे का कारण आप लोग समझ लें। तो देखिए यहाँ पे एक एक स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, ये तो देख रहे हैं आप, ये है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। देखिए ये पूरा है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियाई कंट्री भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछता है ऐसा क्वेश्चन बार बार कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं। कौन कौन से हो गए? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि नॉर्वे में कौन सा नोबेल पुरस्कार मिलता है और बाकी जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं स्वीडन में किस स्थान पे मिलते हैं, ठीक है, और नोबेल प्राइज हैं कितने, ये सारे हम आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। यूनान, रोमानिया और अल्बानिया बाल्कन राज्य कहलाते हैं। तो ये कहाँ हैं? इनको देखिएगा, कौन कौन से देश हैं? यूनान, रोमानिया और अल्बानिया, याद रखिएगा। यूनान, रोमानिया और अल्बानिया ये कहलाते हैं बाल्कन राज्य। देखिए यहाँ पे है, ये हो गया आपका रोमानिया, यहीं पे मिल जाएगा आपको अल्बानिया और रोमानिया। ये तीनों देश मिला क्या कहलाते हैं? बाल्कन राज्य कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। और लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया की बात करें, इसको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। ये देखिए तीनों यहाँ पे हैं। बाल्टिक कंट्रीज वाला देश कहाँ है? यहाँ देखिए, इसको मैं जूम आउट कर दूँ, ये एस्टोनिया, ये लटाविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को मिला के क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बाल्टिक सागर है। ये तीनों देश किसके किनारे हैं? बाल्टिक सागर के किनारे हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग बाल्टिक कंट्रीज़, और उसको बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन कंट्रीज में कौन कौन है? यूनान, रोमानिया और अल्बानिया। आप हमें तीनों देशों की राजधानी कमेंट करके बताएंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जिसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। ये कहाँ पे है? देखिए आपको मैं दिखा दूँ, वोल्गा नदी। देखिए आपको जूम करने से दिख रहा होगा, ये है वोल्गा नदी। ये दोस्तों ये है वोल्गा नदी, इसको डॉन में मिला दिया गया। देखिए डॉन नदी ये आ रही है, इसको डॉन में मिला दिया गया है वोल्गा को। ये थी हमारी वोल्गा नदी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारी वोल्गा, और इधर में दिख रही है आपको डॉन। ये देखिएगा डॉन है। इन दोनों नदियों का आपस में मिला दिया गया है। ये डॉन नदी दिख रही होगी, इन दोनों नदियों का आपस में मिला दिया गया है। यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। कौन से सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग? राइन नदी। यूरोप का सबसे अधिक व्यापार भार वाला एवं विश्व का दूसरा बड़ा बंदरगाह रॉटरडम नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड अभी मैंने लोकेशन में दिखाया था, वहाँ पर रॉटरडम बंदरगाह है। अभी जो आपने हाल ही में घटना सुनी होगी कि स्वेज नहर में एक एवर गिवन नाम का जहाज़ फंस गया था, एवर गिवन कंपनी का। तो वो जहाज़ कहाँ जा रहा था? इसे रॉटरडम बंदरगाह पर जा रहा था। देखिए ये रॉटरडम बंदरगाह है, ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है वहाँ का, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। डेन्यूब यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। डेन्यूब एक नदी है जो यूरोप के 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। किस किस राजधानी से होकर गुजरती है मैं आपको दिखा दूँ। वो है रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, एक बार मैं आपको जूम आउट कर लूँ। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, और किससे? तो बेलग्रेड की राजधानी पूर्व यूगोस्लाविया, मतलब बेलग्रेड में पड़ता है, और बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी, वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा। इन सब से होकर कौन सी नदी जाती है? डेन्यूब नदी जाती है। मैं अभी दिखा दूँ इसका रास्ता कौन सा होगा। देखिए इसमें नहीं दिख पाएगा, दूसरे वाले मैप में दिखाना पड़ेगा आपको। मैं लिए चलता हूँ, इसको बोलते हैं देखिए पॉलिटिकल मैप। ये जिसमें देश सारे दिखते हैं आपको, इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं, और जिसमें पर्वत पहाड़ ये सब दिखता है उसको फिजिकल मैप कहते हैं। तो फिजिकल मैप में आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा कि वो नदी कहाँ है। ये मैं बता दूँ, देखिए ये नदी यहीं पे पड़ेगी, ये नदी कुछ इस तरह से होके निकलती है। देखिए बुखारेस्ट है, इधर से होते हुए नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। ये 5 राजधानियों को टच करती है। अगला पॉइंट हमारा, फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। सबसे पहले आप समझेंगे कि फ्रांस है कहाँ। तो फ्रांस देखिए यूनाइटेड किंगडम से इंग्लिश चैनल से अलग होता है। ये इंग्लिश चैनल हो गया, इससे अलग होता है, और ये हो गया हमारा फ्रांस। इतना बड़ा कंट्री है ये फ्रांस, और इसमें सीन नदी जो है देखिए ये होगी सीन नदी, और ये जगह कहाँ गिर रही है? तो इंग्लिश चैनल में गिरती है, ठीक है। और यही इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। इस महाद्वीप में नॉर्वे के स्वेलबर्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। देखिए नॉर्वे का स्वेलबर्ड जो द्वीप है कहाँ पे पड़ता है? ये बहुत ऊपर में पड़ेगा, आर्कटिक महासागर के आसपास पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा, ठीक है। इधर जब बढ़िएगा तो यहाँ पे पड़ेगा स्वेलबर्ड द्वीप। तो यहाँ पे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, वहाँ पे शोध के कार्य होते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन गणराज्य में शीतोष्ण घास के मैदान विस्तृत हैं। हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन में, ये तीनों देश कहाँ हैं, इनका मैं लोकेशन आपको दिखा दूँ। देखिए ये हो गया हमारा यूक्रेन, यहीं पे आपको मिल जाएगा हंगरी और रोमानिया। ये रोमानिया हो गया, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट यहीं पे है। तो ये तीनों देशों में क्या होता है, शीतोष्ण घास के विस्तृत मैदान है। हंगरी में इन मैदानों को पुष्टाज कहते हैं। हंगरी में इन मैदानों क्या कहते हैं, पुष्टाज कहते हैं। और यूक्रेन में स्टेपी कहते हैं। यूक्रेन के जो घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पुष्टाज कहते हैं। और हंगरी को जब देखेंगे तो वहाँ के घास के मैदानों को कहते हैं सॉरी, हंगरी में घास के मैदानों को पुष्टाज कहते हैं, यूक्रेन में स्टेपी कहते हैं। इस देश में जो है उसको स्टेपी कहेंगे और हंगरी में क्या कहेंगे, पुष्टाज कहेंगे। ये आपको हंगरी यहाँ पे मैं दिखा दूँ जूम करके, एक मिनट रुक जाइए। ये हो गई हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो घास के मैदान होंगे उसको पुष्टाज कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य में विश्व का सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक स्टेपी क्षेत्र होता है। इसी घास के मैदान को क्या बोलते हैं, स्टेपी घास का मैदान बोलते हैं, यूक्रेन में है। ये गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। जूटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब देखिए मैं आपको जूटलैंड दिखा दूं, जो कि किस देश में पड़ता है, तो डेनमार्क। ये देखिए पॉलिटिकल मैप में लिए चलते हैं आपको, ये हो गया हमारा डेनमार्क। और देखिए आपको जूटलैंड दिखा दूँ, यही जो दिख रहा है जूटलैंड, यही एक प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप क्यों है, क्योंकि ये इधर से भी पानी से, इधर से भी पानी से, इधर से भी पानी से, तीन तरफ से कोई एरिया जब पानी से घिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये जूटलैंड प्रायद्वीप है। और इस पर कौन सा देश अवस्थित है भाई, तो डेनमार्क अवस्थित है। और ये डेनमार्क जो है वो डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे विश्व की सबसे बड़ा गौशाला भी कहा जाता है। इटली विश्व का सबसे बड़ा अंगूर व जैतून का उत्पादक है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ इटली। इटली कहाँ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यही है इटली, हमारे राहुल गांधी का मामा घर। ये जो दिख रहा है आपको देश, यही है दोस्तों इटली। तो ये है हमारे राहुल गांधी का मामा घर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, इसको पॉलिटिकल मैप में भी मैं आपको दिखा दूं, इटली कहाँ है पॉलिटिकल मैप में। देखिए ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, इटली, यही इटली है, ध्यान दीजिएगा, ये इटली। इटली की राजधानी रोम, सॉरी। बढ़ते हैं आगे। फ्रांस को इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, मैंने दिखा दिया है। यूरोप के आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। देखिए माउंट ब्लैंक को मैं एक बार दिखा दूं, फ्रांस में कहाँ पे है। ये हो गया आपका फ्रांस, ये हो गया आपका फ्रांस। और इसमें माउंट ब्लैंक में दिखा दूं कहाँ पे है, एक सेकेंड। फ्रांस में माउंट ब्लैंक जो है दोस्तों, वो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए कितनी मीटर ऊंची है, ये 4808 मीटर ऊंची है। ये माउंट ब्लैंक जो है वो फ्रांस की सबसे, मतलब यूरोप के आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कही जाएगी। फ्रांस जो है अंगूर, सेब, जैतून के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ अंगूर से उच्च कोटि की शराब बनाई जाती है। फ्रांस में अंगूर से उच्च कोटि की शराब बनाई जाती है। अच्छा, कौन सी शराब होती है वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, और किस शहर में बनाई जाती है वो ध्यान दीजिएगा। तो शैंपेन नामक विश्व विख्यात शराब जो है, ये शैंपेन नामक स्थान पर उगाई जाती है और ये अंगूर से तैयार की जाती है। शराब उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बोर्डो है। शराब उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, बोर्डो। ये बोर्डो कहाँ है, देखिए यही है बोर्डो। ये शराब उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, कहाँ पे, फ्रांस में, या फिर यूरोप में कह लीजिए। और इसके बाद शैंपेन का स्थान आता है। सबसे पहले बोर्डो का आता है, यहाँ पे सब तरह की शराब बनती है, और फिर आता है वो शैंपेन, ठीक है, वहाँ शैंपेन बनता है। आप लोग देखते होंगे अक्सर क्रिकेट मैच का जब उद्घाटन होता है या समापन होता है तो शैंपेन का बोतल खिलाड़ी लोग खोल के उड़ाते हैं, वही शैंपेन है, ठीक है। इसको पीते लोग कम है, उड़ाते ज़्यादा हैं, पता ना क्या होता है, समझ नहीं आता है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। मैंने एक वीडियो इसके लिए डेडिकेटेड बनाया है, किसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, किसको ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड क्या है, वेल्स क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि यूनाइटेड किंगडम और ये सब क्या क्या है। अच्छा देखिए, लंदन जो है यहाँ से क्या गुजरता है, तो ग्रीनविच मेन टाइम जो है, देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा जो है यहीं से गुजरती है। देखिए ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे लंदन, और यहीं से होकर गुजरता है
वो सीधा रेखा, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन लाइन कहते हैं, यहाँ लंदन से होके गुजरता है। इसी से समय का पता चलता है, पूरे विश्व में समय का जो निर्धारण किया जाता है इसी ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से किया जाता है। इस देश की राजधानी लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से होकर यह रेखा गुजरती है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग है। मैं इसको एक बार मैप में दिखा दूँ, यदि आपको डेडिकेटेड वीडियो इसकी चाहिए होगी तो आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जरूर देखिएगा ग्रेट ब्रिटेन वगैरह वगैरह ये सब क्या है। देखिए ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला जो भाग है, ये हो जाएगा हमारा स्कॉटलैंड, ये जो भाग दिख रहा है ये है हमारा वेल्स, और बाकी जो दिख रहा है ये पूरा है इंग्लैंड। तो ये तीनों मिलाकर बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे। यहाँ की प्रमुख नदियाँ टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबर्न है। इसमें सेबर्न नदी सबसे लंबी है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण नदी टेम्स है, जिसके किनारे इसकी राजधानी लंदन बसा हुआ है। ये जो लंदन है वो किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। ये अक्सर छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, गंगवन, खलासी, चपरासी का जो एग्जाम होता है उसमें कई बार ये पूछा है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी सागर में विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक है, जो मछलियों का एक बृहद भंडार है। ये उत्तरी सागर जो दिख रहा है इसमें क्या है? डॉगर बैंक है, जो मछलियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा मछलियाँ इसमें मिल जाती है, यहीं पे डॉगर बैंक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती है। लोहे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र लंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थैम्पटनशायर और ऑक्सफोर्डशायर, ये भी कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ये जो देखिएगा इसी में ये सारे नाम जो मैंने बोले, कौन कौन से नाम? लंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थैम्पटनशायर और ऑक्सफोर्डशायर, ये सब में लोहे का उत्पादन खास करके होता है। अगला है टॉपिक मिडलैंड प्रदेश में स्थित बर्मिंघम। ये बर्मिंघम मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारा बर्मिंघम, जहाँ पे महारानी का पैलेस है। तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे काला प्रदेश के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि इसमें इस्पात के बहुत सारे उद्योग है इस बर्मिंघम में, इसलिए इसको काला प्रदेश भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इस महाद्वीप के जर्मनी देश में उत्तर पश्चिम में उत्तर सागर और उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर है। इन दोनों सागरों को मिलाने के लिए कील नहर का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 99 किलोमीटर है। जर्मनी के पास क्या है? कील नहर। देखिए मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके, ये हो गया हमारा जर्मनी, ध्यान रखिएगा। ये पूरा क्या है? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी हो गई ये बर्लिन, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रही होगी कील नहर। कील नहर ये ऐसे करके गुजरती है। कील नहर जो है दोस्तों वो क्या करती है? जर्मनी के उत्तर पश्चिम में उत्तर सागर, ये हमारा देखिए उत्तर सागर है, ये हो गया हमारा उत्तर सागर, और ये हो गया हमारा बाल्टिक सागर। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? कील नहर। ये कई बार पूछा जाता है। 3 नहर है मुख्य, कील नहर हो गया, पनामा नहर हो गया, और तीसरा स्वेज नहर हो गया। इन तीनों से क्वेश्चन आता ही आता है। तीनों का आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है, और ये कील नहर तो मैंने अभी भी चर्चा कर दिया किसको जोड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है डैन्यूब, राइन, रूर, मेन, हम्स, बेसर, एल्ब और ऑडर जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं। इस जर्मनी में बहुत सारी नदियां हैं, फिर से एक बार नाम लेता हूं मैं। डैन्यूब, राइन, रूर, मेन, हम्स, वेसर, एल्ब, इसमें बहुत सारी नदियां आपको देखिए दिख रही है। ये वेसर नदी है, ये एल्ब नदी है, ये बहुत सारी नदियां आपको इसमें दिख रही हैं। ये जर्मनी की प्रमुख नदियां। इसमें डैन्यूब को छोड़कर शेष सभी नदियां जो हैं वो उत्तर वाहिनी हैं। डैन्यूब नदी जो है वो दक्षिण मतलब दूसरे तरफ चलती है, बाकी सारी नदियां कैसे चलती हैं? उत्तर की तरफ बहती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी राइन नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी है? राइन नदी। वो मैं इसमें दिखा दूं आपको, देखिए अच्छा दिख नहीं पा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए एल्ब नदी तो दिख रही है, लेकिन राइन नदी इसमें, अच्छा डैन्यूब की हम लोग बात कर रहे थे। ये डैन्यूब नदी जो है वो दूसरे तरफ चलती है, मतलब सब नदियाँ उत्तर वाहिनी है। ये देखिए जो इधर नदियाँ दिख रही हैं आपको, एल्ब दिख रही है, वेसर दिख रही है, सब उत्तर वाहिनी है। लेकिन ये देखिए राइन नदी जो है वो इधर की तरफ आ रही है। तो यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। देखिए ये डैन्यूब नदी जो है ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है, और जो अंतःस्थलीय जलमार्ग का कार्य करती है। राइन और रूर के बीच का क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये राइन नदी और रूर नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कोयला उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए ये है डैन्यूब नदी हमारी, और ये थी राइन नदी, ये वेसर नदी, ये बहुत सारी नदियाँ इसमें
मतलब जर्मनी में समाहित हैं। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्प पर्वत ब्रंतोत्स पर्वत के उदाहरण हैं। इन्हीं के बीच राइन नदी की भूभ्रंश घाटी स्थित है। राइन और रूर के औद्योगिक पेटी में जनसंख्या का मुख्य संकेंद्रण पाया जाता है। कहाँ पे यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा रहती है? तो राइन और रूर के बीच में, जो राइन नदी है और रूर नदी जो है उसके बीच के क्षेत्र में यहाँ की अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है। कोयला जर्मनी का सर्व प्रमुख खनिज है, जिसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र रूर बेसिन है। रूर बेसिन में कोयला का उत्पादन जर्मनी में सबसे अधिक होता है। ठीक है। जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, जो कोयला जर्मनी का सर्व प्रमुख खनिज है, जिसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र रूर बेसिन, जिसको हम लोग वेस्टफेलिया भी कहते हैं। रूर बेसिन में क्या कहते हैं? वेस्टफेलिया भी कहते हैं। और ये जो है यहाँ बिटुमिनस कोयला अधिक करके मिलता है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश या यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1991 में भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ। देखिए, सोवियत संघ जो था इसका 1991 में विघटन हुआ और 15 देश इससे टूट करके बने। कौन कौन से देश बने मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा इसमें। देखिए, रसिया एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। जो उसका भाग एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं, और बाकी इधर इसका जो राजधानी है मॉस्को, वो पड़ जाता है किस में? तो वो यूरोप में पड़ जाता है। देखिए, मॉस्को जो है वो यूरोप में पड़ता है, बाकी इसका पीछे वाला जो भाग है वो सब पड़ जाता है किस में? एशिया में पड़ता है। उस भाग को साइबेरिया कहते हैं। तो ये 1991 में रूस टूटा, और रूस के टूटने के बाद 15 नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। इसमें से 3 जो आपको बाल्टिक राज्य मैंने बताए, एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, ये 3 राज्य हैं। इसको छोड़कर 12 राज्यों, जिसमें रूस भी शामिल है, स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 12 राज्यों ने बनाया। बाकी 3 अलग हो गए। कौन कौन? एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, 3 अलग हो गए। जिसका मुख्यालय बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। बेलारूस की राजधानी यहाँ पे आपको दिखा दूँ, बेलारूस, ये पूरा बेलारूस देश है, इसकी राजधानी हो गई मिन्स्क। यहाँ पे क्या है, तो जो इन्होंने राष्ट्रकुल अपना बनाया था, यानी ये कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये रूस और बाकी राज्य मतलब देश मिलके उसका एक हेडक्वार्टर बनाया गया इस मिन्स्क में, जो बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस भी एक्चुअली इसी में से टूटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं जो इसमें टूटे हुए हैं। उन 5 देशों का नाम मैं एक बार बता दूं आपको, कौन कौन से देश है। तो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप हमें बताइएगा कि ताशकंद समझौता जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? कमेंट करके उसको जरूर बताइएगा। तो ये 5 देश उधर हो गए, 3 ये हो गए, और बाकी बेलारूस, यूक्रेन, ये सब इसी में से टूटे हुए हैं, रूस में से टूटे हुए हैं 1991 में, ध्यान रखिएगा। रूस 2 महाद्वीपों में विस्तृत है और विश्व का सबसे विशाल देश है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इसका जो फैलाव है वो 9000 किलोमीटर क्षेत्र में है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। और मैं बता दूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसकी जनसंख्या जानते हैं कितनी है? मात्र 18 से 20 करोड़ के आसपास। और इंडिया का क्षेत्रफल इससे छोटा है, और यहाँ पर जनसंख्या आप देखिएगा तो मतलब लिख नहीं पाइएगा कि इंडिया में जनसंख्या कितनी है। 135 करोड़ के आसपास। आप हमें कमेंट करके बताइएगा 135 करोड़ कैसे, आप लिख के भेजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सही लिखता है। एल्ब्रुस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो काकेशस पर्वत में, मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पे काकेशस पर्वत दिख रहा था आपको, इसी में माउंट एल्ब्रुस है, वो सबसे लंबा आपको दिख रहा था। ओब, एनेसी, लीना, अमूर, वोल्गा और डॉन इस देश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। रूस की ये सब नदियाँ आपको मैंने बताई, कौन कौन सी? ओब, एनेसी, लीना, अमूर, वोल्गा, डॉन, ये सब नदियाँ किसकी हैं? रूस की हैं। रूस के पश्चिमी मैदान में वोल्गा और डॉन नदियों को डॉन नहर में मिला दिया गया है। ये उपजाऊ मैदान है और रूस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, रूस का हृदय स्थल किसको कहता है? तो जो डॉन नदी जो है, उसके डॉन नहर जो निकला, उससे उपजाऊ जो मैदान बना, उसको रूस का हृदय स्थल कहा जाता है। अमूर नदी रूस व चीन की सीमा बनाती है। रूस व चीन की सीमा कौन सी नदी बनाती है? वो अमूर नदी है। कैस्पियन संसार की सबसे बड़ी एवं बैकाल सबसे गहरी झील, वो मैंने एशिया में बात की थी। कैस्पियन सागर का पानी खारा, जबकि बैकाल सागर का पानी जो होता है वो मीठा होता है, ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सागर में वोल्गा, यूराल जैसी नदियाँ गिरती है। कैस्पियन सागर जो है उसमें वोल्गा और यूराल जैसी जो नदियाँ हैं वो भी आके गिरती हैं। आपको मैं वोल्गा नदी दिखा दूँ,
ये देखिए, ये है वोल्गा नदी। इसमें थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, हो सकता है। अच्छा, इसमें लगता है मिट गया, नहीं कुछ है, दिखा देता हूँ मैं आपको। यही है वोल्गा नदी, देखिए, ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा, ये वोल्गा नदी है। मैं गोल करके दिखा दूँ इसका नाम, ये वोल्गा नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। मैग्नीज उत्पादन, सॉरी, दक्षिण अमेरिका कहाँ पहुँच गया। यूराल श्रेणी में स्थित मैग्नीटोस्क उच्च गुणवत्ता युक्त लोहा अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादन क्षेत्र वोल्गा यूराल क्षेत्र है। जो अभी मैंने दिखाया, वोल्गा और ये यूराल का क्षेत्र जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। क्रीमिया काकेसस क्षेत्र, विश्व प्रसिद्ध तेल उत्पादक केंद्र बाकू यहीं पे पड़ता है, अजरबैजान की राजधानी बाकू, तथा काला सागर के समीप का क्षेत्र। ये काला सागर के समीप का जो क्षेत्र पड़ता है, देखिए ये हमारा काला सागर, इसके समीप का जो क्षेत्र पड़ता है वो सब क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए बहुत ही प्रमुख है। रूस विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। विश्व में रूस एकमात्र देश है जिसने साइबेरिया में गैस हाइड्रेटेड से मीथेन गैस निकाला है, ध्यान रखिएगा। रूस ने साइबेरिया के अंगार्स्क में स्थित अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम संवर्धन केंद्र में विश्व का प्रथम परमाणु बैंक बनाया है। लोहा और इस्पात उद्योग रूस का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो सेंट पीटरबर्ग यानी कि लेनिनग्राद से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है, वो भी रूस में है। मॉस्को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। यह नगर नदियों, नहरों तथा 5 सागरों से जुड़ गया है। यह है कैस्पियन सागर। देखिए, ये जो मॉस्को है ये किसी तरह से 5 सागरों से जुड़ा हुआ है। देखिए, यही है मॉस्को। इधर काला सागर से जुड़ा हुआ है, कैस्पियन सागर से भी जुड़ा हुआ है। इधर देखिएगा तो बाल्टिक सागर से भी जुड़ा हुआ है, और श्वेत सागर ऊपर में आपको दिखेगा, ये इधर श्वेत सागर से भी जुड़ा हुआ है। और साथ साथ लाडोगा झील से, ये है लाडोगा झील, इससे भी ये जुड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, कि 5 सागरों का पतन शहर कौन सा है, वो है मॉस्को। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो और सारा कुछ समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और हाँ, यदि आपको इन सभी वीडियोज़ के क्विज़ करने हैं तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। और इस वीडियो का यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। उस चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, @PMC ग्रुप ऑफिशियल। इस चैनल पे आप लोग आके जुड़ सकते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ किए हैं, यदि आपको वो देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, PMC ग्रुप ऑफिशियल। इस पर आप आइए और क्विज़ कीजिए। धन्यवाद।